हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। आप जानते हैं आज 6 मार्च है और एमपी टेट वर्ग फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आज फर्स्ट शिफ्ट में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी जो है आपकी राजभाषा है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है कि हिंदी हमारी कहीं राष्ट्रभाषा तो नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत जो है बहुभाषी देश है, तो जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा कहलाती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बताइए। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। देखिए, उच्चारण एक शब्द है, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें संधि होगी फ्रेंड्स व्यंजन संधि। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको सारी संधि करवाई हुई हैं। ठीक है, एक वीडियो है 10 या 11 मिनट अप्रॉक्स, उसमें मैंने आपको सारी संधि ट्रिक के साथ याद करवाई हैं। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला, इसमें क्या आ रहा है? त्रि यानी कि 3 है ना, संख्या आ रही है, डिजिट आ रही है, तो इसमें कौन सा समास होगा? द्विगु समास। यहाँ पर ये द्विगु लिखा है, द्विगु समास होगा। ठीक है, अब ये जो समास हैं इसके जो नोट्स हैं वो मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर किए हुए थे। साथ ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको 6 के 6 समास करवाए थे और वो सारे समास मैंने आपको ट्रिक के साथ याद करवाए थे। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखी होगी उन्हें याद आ गया होगा। त्रिफला मैंने आपको बताया था, जहाँ भी संख्या आ जाए, डिजिट आ जाए, जैसे चौराहा, चौराहा में 4 आ गया तो यहाँ भी द्विगु समास हो गया। ऐसे ही त्रिफला में 3 आ गया, संख्या आ गई ना, पहला पद संख्या, तो उसमें क्या हो जाएगा? द्विगु समास होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर योजक चिन्ह आपको कहीं दिख जाए, जैसे रात दिन, ठीक है, ऐसे ही माता पिता, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है द्वंद्व समास। सबसे इजी ट्रिक है, जहाँ भी आपको ऐसा योजक चिन्ह मिल जाए, ये योजक चिन्ह होता है, तो उसमें क्या होगा? आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है, और द्वंद्व समास में दोनों ही जो शब्द होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। ये सब मैंने आपको करवाया हुआ है। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्नि के पर्यायवाची। तो देखिए, अग्नि के पर्यायवाची होते हैं पावक, ज्वाला, दहन, आग। ठीक है, और भी सिर्फ 4 ही नहीं है बल्कि और भी पर्यायवाची होते हैं इसके, तो आप सारे पर्यायवाची देख के जाइएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस पर विश्वास न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक लेवल का है, तो उसे कहेंगे हम विश्वासघाती। ठीक है, विश्वासघाती वो होता है जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरोध करना के लिए सही मुहावरा चुनिए। विरोध करना, इसके लिए सही मुहावरा होगा सिर उठाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपकमिंग सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द हम सीटेट की क्लासेस करने वाले हैं। इससे पहले वाले सीटेट की प्रिपरेशन भी हमने करी हुई थी। ठीक है, और अभी रिसेंटली सीटेट का रिजल्ट भी आ चुका है आप लोगों का, तो जो अब नया सीटेट होगा उसकी प्रिपरेशन हम बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे। अप्रॉक्स 4-5 दिन बाद ही हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम 1 बाय 1 लगाते हुए जाएंगे। ऑनलाइन वाले लगाएंगे। ठीक है, इस बार जो ऑनलाइन हुए एग्जामिनेशन उनके प्रीवियस ईयर हम लगाते हुए चलेंगे, तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और मैं जितनी भी क्लासेस आपकी यूट्यूब पर लूँगी ना फ्रेंड्स, उन सभी के नोट्स मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगी टेलीग्राम पर। ठीक है, जैसे फर्स्ट डे में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उस फर्स्ट चैप्टर के नोट्स मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दूंगी। ऐसे ही जब तक आपका नेक्स्ट सीटेट आता है ना, तब तक आपकी बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी फ्रेंड्स। और जो नेक्स्ट सीटेट है वो या तो आपका जुलाई में होगा या फिर आपका दिसंबर में होगा, बट अभी पूरी पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि आपका एग्जामिनेशन जुलाई में हो जाए। तो जुलाई के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए आप लोग जल्दी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विरोध करना के लिए सही मुहावरा चुनिए, ये हमने कर लिया, इसका है सिर उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? पीछे की ओर, तो वो होता है फ्रेंड्स हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि किस कारण से प्रसिद्ध थी? तो जो पतंजलि है वो योग सूत्र के लिए। ठीक है, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग सब सही कर जाएंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में समावेशन मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? तो जो समावेशन होता है यानी कि इंक्लूज़न होता है वो जो है केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए उपयुक्त है? संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, आपके जो दिमाग से दिमाग से नहीं, वो संज्ञानात्मक होता है। संवेगात्मक होता है बेसिकली आपका इमोशनल डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत आपके सारे इमोशंस आते हैं। इमोशंस क्या होते हैं? क्रोध आना, प्यार आना, ठीक है, फियर, एंगर, लव, ये सारी चीज़ें आपकी इमोशंस के अंदर आती हैं। तो बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ठीक है, जहाँ पर बच्चे को क्वेश्चन करने की छूट हो, वो जो है अपना अभिव्यक्ति आराम से कर पाए, तो उसको सारी चीज़ की छूट होती है, वही होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? नहीं है वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? तो वो है फ्रेंड्स उच्च योग्यता का, उच्च सृजनात्मकता का तथा उच्च वचनबद्धता का। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बच्चे को पढ़ने में समस्या आ रही है तो उसे कौन सा विकार है? तो अगर किसी बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे होता है फ्रेंड्स डिसलेक्सिया। बेसिकली अगर आपने मूवी देखी है, मूवी का नाम है तारे ज़मीन पर। ठीक है, मूवी का नाम है तारे ज़मीन पर। उसमें एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम है ईशान अवस्थी। ठीक है, तो वो जो ईशान अवस्थी होता है ना, उसमें उसे भी डिसलेक्सिया होता है क्योंकि उसे पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। कैसी प्रॉब्लम आती है देखिए, जब उसके टीचर ब्लैक बोर्ड में उसको 100 लिखते हैं तो ईशान अवस्थी को वो वॉज लगने लगता है। ठीक है, ऐसे ही अगर टीचर ब्लैक बोर्ड पे गॉड लिखते हैं तो ईशान अवस्थी को लगता है कि ये डॉग लिखा है। देख रहे हैं आप, वर्ड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है उसको। तो ये चीज़ थी ईशान अवस्थी के साथ तारे ज़मीन पर मूवी में। अगर आपको टाइम हो फ्रेंड्स कभी, तो वो मूवी ज़रूर देखिएगा, उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो अगर बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो उसे होता है डिसलेक्सिया। यहीं पर अगर आपसे पूछ दे कि बच्चे को लिखने में समस्या आ रही है तो उसे क्या होता है? अगर बच्चे को लिखने में समस्या आ रही है तो उसे होता है डिसग्राफिया। ठीक है, ये सारे जितने भी अधिगम विकार हैं ना, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, अफेजिया, डिस्प्रैक्सिया, अप्रैक्सिया, ये सारे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको करवाए हैं फ्रेंड्स, वो आप ज़रूर देखिएगा। उससे आपके ये सारे जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब ये क्या होता है देखिए, कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब होता है हिंदी में अभिसारी चिंतन, और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है इसे हिंदी में बोलते हैं अपसारी चिंतन। तो देखिए, कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब होता है जब बच्चा किसी चीज़ के लिए एक ही तरीके से सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, जो MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे क्वेश्चन होता है और उसका सिर्फ एक ही आंसर होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो वो आते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर। और वहीं पर जो क्वेश्चन जिनके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है उसके मल्टीपल आंसर होंगे, तो वहाँ पर बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा दिशाओं में सोचता है, अलग अलग तरीके से सोचता है,
और जो MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें सिर्फ एक ही आंसर होता है, तो बच्चा बस एक आंसर रट लेता है, एक ही तरीके से सोचेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है इसमें से डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि यहाँ पर बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोचता है, अलग अलग तरीके से अपना दिमाग यूज़ करता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई कौशल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो जो भाषाई कौशल है ना फ्रेंड्स, वो 4 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको करवाए थे जब सीटेट की हमने प्रिपरेशन करी थी, तो हिंदी पेडागोजी की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। जितनी भी हमने सीटेट की प्रिपरेशन करी है ना पेडागोजी की, वो सारी आपको MP टेट, UP टेट, KVS, DSSB सब जगह हेल्प करेगी फ्रेंड्स। तो जो भाषाई कौशल हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको न्यूमोनिक से याद करवाया था। हिंदी में मैंने आपको याद करवाया था सु, बो, प, ली, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यहीं पर इंग्लिश में मैंने आपको याद करवाए थे LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, तो ये होते हैं लैंग्वेज स्किल्स यानी कि भाषाई कौशल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषिक होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसे शिक्षक द्वारा एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, एक रिसोर्स के रूप में, एक एसेट के रूप में। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ बताइए। तो बाल केंद्रित शिक्षा वो शिक्षा होती है जहाँ पर शिक्षा में सेंटर में बच्चे को रखा जाता है, यानी कि बच्चे की नीड, बच्चे की रुचि, बच्चे के लेवल, बच्चे को देख करके जब एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस किए जाते हैं, तो वही होता है आपका बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, जहाँ पर बच्चा एकदम सक्रिय हो, एक्टिव हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता का कारण बताइए। तो वो होता है फ्रेंड्स वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। वो इसलिए क्योंकि हर बच्चा अलग अलग वातावरण यानी कि अलग अलग एनवायरनमेंट से आता है, और वंशानुक्रम ये भी हर बच्चे का अलग अलग होगा, क्योंकि ये चीज़ें जीन से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। और एक चीज़ और है, अगर क्वेश्चन आए कि डेवलपमेंट किस चीज़ का परिणाम है, तो आपका जो डेवलपमेंट होता है ना, वो भी आपका वंशानुक्रम और वातावरण का ही परिणाम होता है, यानी कि डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। ये आपको ध्यान रखना है, और ये कहा था वुडवर्थ ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा अमूर्त चीज़ों के प्रति तर्क लगाना स्टार्ट कर देता है? देखिए अमूर्त चीज़ें क्या होती हैं, एक होता है कॉन्क्रीट चीज़ें जिन्हें हम मूर्त कहते हैं, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो होती हैं मूर्त चीज़ें, और इंग्लिश में कॉन्क्रीट। और एक होता है अमूर्त, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें वो होती हैं जो चीज़ें हमारे सामने में नहीं होती हैं, जो हमारे दिमाग में होती हैं, सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं अमूर्त चीज़ें। तो क्वेश्चन पूछा है कि पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा अमूर्त चीज़ों के लिए तर्क लगाना शुरू करता है, यानी कि लॉजिक लगाना स्टार्ट करता है? तो वो स्टेज होती है फ्रेंड्स औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आपको याद होगा जब मैंने पियाजे की थ्योरी करवाई थी तब आपको बताया था, इन्होंने डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस बताई हैं, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो जो ये फॉर्मल ऑपरेशनल है ना, इसी को बोलते हैं हिंदी में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसी अवस्था में बच्चा अमूर्त चीज़ों के लिए लॉजिक यानी कि तर्क लगाना स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और आप में से जितने भी स्टूडेंट्स टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। अभी हमारे UP टेट के प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं, साथ में हम CTET की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।